हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डाइपोल के कारण से। लास्ट जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स हुए थे बेटा, हमने उसमें क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से। उसके एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला था, और एक हमने जनरल पॉइंट पे भी उसकी एक डेरिवेशन की थी। तीनों ही डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तीनों के रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट थे। आज की क्लास में हम डेरिवेशन करेंगे, डिस्कस करेंगे किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पे हमें कोई डायरेक्शन के कोई खास ध्यान नहीं रखना, ठीक है। तो बेटा इसमें जो पहला केस कर लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है बच्चों, कि आज हम इक्वेटोरियल लाइन याद है सभी को। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी थी, जो कि मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर लाइन जो जा रही थी, है ना, सेंटर ऑफ डाइपोल से। ऐसे देखो बेटा, ये देखो, ये कोई चार्ज माइनस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू बेटा, दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल। ये जो दूरी है यह एल है, और यह भी एल था। याद आ रहा होगा सभी को कि जो डाइपोल मोमेंट बेटा मैं जो लिखता था उसको कैसे लिखते थे हम, 2q इंटू एल, ऐसे लिखते थे। जो इक्वेटोरियल पॉइंट आएगा वो तो इस लाइन पर आएगा। तो मान लो कि इस पॉइंट P पर बेटा हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जो कि यहां से कितनी दूरी पर है, यहां से r दूरी पर है। तो अगर मैं कहूं कि भाई P पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से प्लस इस नेगेटिव चार्ज दोनों के कारण से आएगा। और बेटा ये जो दूरी आएगी, ये r है, यह l है, तो ये दूरी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगी। सिमिलरली बेटा ये वाली जो दूरी है यह भी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगी। तो भाई जो पॉजिटिव के कारण से जो पोटेंशियल आएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ P पे इस पॉइंट पर बेटा Q के कारण से कितना होगा, KQ डिवाइडेड बाय पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला याद होगा सभी को, यही होगा, प्लस K ऑफ बेटा यहाँ पे चार्ज माइनस Q है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये क्या आ गया भाई, KQ ओवर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस ऑफ KQ ओवर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बेटा P पॉइंट पर यहाँ पर जो पोटेंशियल आया इक्वेटोरियल लाइन पर, वह पोटेंशियल जीरो आया। इसका मतलब बेटा क्या होगा कि ये जो इक्वेटोरियल लाइन है या जो ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इस पर पोटेंशियल क्या रहेगा, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो रहेगा। So on the equatorial line, किसके इक्वेटोरियल लाइन पे, ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। यानी कि वह कैसा सरफेस होगा भाई, वह इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर है बच्चों। तो ये देखो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने डाइपोल के कारण से उसकी एक्सिस पर क्या कैलकुलेट किया है, उसकी एक्सिस पर बेटा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। कौन सी एक्सिस पे, इक्वेटोरियल एक्सिस पे, इक्वेटोरियल लाइन पर, और वहां पर जो पोटेंशियल आया वह जीरो आया। आप स्क्रीन पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। चलो अगला जो है बेटा, that is electric potential on the axial line। एक्सियल लाइन सभी को ध्यान है, एक्सियल लाइन क्या होगा, जैसे कि तीन केस वहां डिराइव किए थे बेटा, तीन केस यहाँ पे भी डिराइव करेंगे ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल।
ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं भाई। देखो ऐसे देखो, यह माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, ये आपका सेंटर ऑफ डाइपोल, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L। और सभी को ध्यान आ रहा होगा बेटा कि जो जिस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, मान लो ये पॉइंट P है, उसकी जो दूरी हम मेजर करते हैं वह दूरी सेंटर ऑफ डाइपोल से मेजर की जाएगी। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखो P पॉइंट पर आपको जो पोटेंशियल लिखना है वो तो अभी भी किसके कारण से आएगा, एक तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से और एक इस नेगेटिव चार्ज के कारण से। पॉजिटिव चार्ज के कारण से जो P पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा दैट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन, देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और इतनी इतनी L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, R माइनस L, के क्यू अपॉन R माइनस L, प्लस चार्ज नेगेटिव के कारण से बेटा देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R और ये दूरी कितनी है L, तो टोटल दूरी R प्लस L, ये आ गया। तो देखो जरा बेटा आगे कि P पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे लिखूं मैं, के क्यू कॉमन, देखो ये के क्यू कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R माइनस L माइनस ऑफ 1 अपॉन R प्लस L, ये देखो इस तरह से आ गया बेटा। ही इस तरह की कैलकुलेशन आपने बहुत बार की हैं। ये तो बेटा नीचे क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये देखो ये क्या बनेगा आर प्लस एल, और बेटा ये माइनस का साइन है, सॉरी ये और माइनस ऑफ आर में, तो बेटा ये क्या बन गया 2l बन गया ये ऊपर, ठीक है। तो ये कितना बन गया, इसको ऐसे लिख लो भाई, के क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यह एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया बेटा। याद करो ये Q इंटू 2L क्या होता था, Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट होता था। तो बेटा P पॉइंट पे आप इसको ऐसे लिख दो, KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आ गया आपका P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है बच्चों, ये आपका P पॉइंट पर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया बेटा। अब इसमें ना एक स्पेशल केस आप देख सकते हो, यहीं पे कर देते हैं इसको, पहले नोट कर लो एक बार फिर इसी में कर देंगे। नोट करो बेटा जल्दी से, देखो जरा अब अगर क्या हो जाए, इफ R इज मच मच ग्रेटर देन L बेटा, यानी कि एक्सियल पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वह पॉइंट सेंटर से, मतलब उनके बीच की जो दूरी उससे बहुत ज़्यादा अगर हो गया, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट किसको, एल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बेटा उस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आएगा वो ये शॉर्ट डाइपोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हो गया, KP अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो डाइपोल के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन आई थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आया था, जबकि यहाँ पर बेटा जो प्रोपोर्शनल आ रहा है वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तो यह हमने कर लिया बेटा, क्या ये हमने कर लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, KP अपॉन आर स्क्वायर, जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहेगा। नोट कर लो जल्दी से। अब इसका थर्ड केस हम करेंगे, दैट इज किसी भी जर्नल पॉइंट पे बेटा, कर लिया नोट। एट एनी जनरल पॉइंट, थर्ड केस है बेटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। किसी भी जनरल पॉइंट पर बेटा।
तो जनरल पॉइंट हम कैसे लिखते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल से दूरी और वो कितना एंगल बना रहा है एक्सियल के साथ वो। तो देखो जरा ऐसे समझो, ये है -q, ये है +q, और बेटा ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया। मान लो आपको इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ये जो दूरी है ये r है और यह एंगल थीटा है। और बेटा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, शॉर्ट डाइपोल की बात करें। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इसको समझना पड़ेगा, बाकी तो बहुत आसान सा है, ठीक है। देखो जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज फार अवे। देखो क्या क्या एजम्पशन क्या क्या हम मान के चल रहे हैं। पॉइंट P इज फार अवे माने कि ये डाइपोल कैसा है बेटा, ये शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल। तो उसके कारण से देखो बेटा अगर ये P पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है तो उस केस में क्या होगा कि चलो मैं इस पॉइंट को नाम A लिख रहा हूं बेटा, इस पॉइंट को नाम B दे देता हूं। इन दैट केस वी कैन assume that the three lines, तीन लाइन कौन कौन सी बेटा, एक तो AP, एक OP और एक BP। AP, OP एंड BP, ये जो तीन लाइंस हैं ये क्या होंगे, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल, आर ऑलमोस्ट पैरेलल। ये अगर पॉइंट बहुत दूर है तो हम उसी के लिए हमें डिराइव भी करना है, ये पॉइंट बहुत दूरी पर है। चलो अगर ये पैरेलल हो गए बेटा तो अब क्या होगा, उस केस में पैरेलल है तो यह एंगल अगर थीटा है तो यह एंगल भी थीटा हो जाएगा और भाई ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब इस पॉइंट O से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहां पर, लेट दिस पॉइंट बी M। अब जरा ध्यान से देखो कि भाई ये लाइंस पैरेलल थी, लगने में लग नहीं रहा है, मतलब ऐसे अगर डायग्राम से आप देखोगे बेटा तो पैरेलल लग नहीं रही हैं, बट एक्चुअल में ये पॉइंट बहुत दूर पे होगा तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये पैरेलल है। तो भाई जितना ये R है तो बेटा ये जो इतनी इतनी दूरी है यह भी R हो जाएगी, लेकिन मुझे तो टोटल दूरी चाहिए होगी। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल AMO में देखो बेटा ये जो है ये तो L है और ये भी L है, तो बेटा ये जो डिस्टेंस आएगा ये वाला डिस्टेंस, तो बेटा ये दूरी कितनी आ जाएगी, यह L cos थीटा आ जाएगी। आप जरा करके देखिएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो लेंथ है बेटा ये क्या आ गया, यह L cos थीटा आ गई। सिमिलरली अब एक काम और करें कि इस पॉइंट से इस पे भी परपेंडिकुलर डाल दो, है ना, यहां पे ऐसे E, लेट दिस पॉइंट बी M डैश। यह क्या हो गया बेटा, यह दूरी M डैश हो गई। और इस बार जो ये लेंथ आएगी बेटा यह भी कितनी आएगी, यह L cos थीटा आ जाएगी। ये एक बार डायग्राम जरा अच्छे से इसको खुद से बना करके देखो बेटा एक बार कि इतना क्लियर है क्या सभी को। ठीक है बेटा, देखो तो अब जरा देखो मैं कुछ कुछ चीजें और लिख देता हूं कि भाई ये जो AM दूरी आई, यह AM दूरी तो L cos थीटा आई। एक बात, ये जो ये वाली जो OM डैश भी L cos थीटा आई। तो देखो अगर हम यहां पे बात करें कि यह पूरी दूरी तो क्या थी बेटा, यह पूरी दूरी तो R है, ये बेसिकली इतना इतना हिस्सा इसमें कम है ना। तो ऐसे देखो इसको, पहले इस वाले की बात कर लो। AP जो दूरी आएगी AP बेटा कितना होगा, R तो यह हो गया और L cos थीटा और उसमें ऐड कर दो तो R प्लस L cos थीटा। सिमिलरली बेटा ये जो BP आपको कैलकुलेट करना है या BP जो आपको चाहिए होगा, उस BP में देखो क्या है भाई, ये पूरा का पूरा R है लेकिन इतना डिस्टेंस इसमें क्या है भाई, वह कम है। अगर कम है तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, R माइनस
L cos थीटा। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? बस इतना काम आपको आना चाहिए, आप जर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के बहुत करीब हो, बहुत आसानी से अब निकलने वाला है। देखो तो समझ में आ रहा है कि ये वाली जो दूरी है बेटा ये इस बार कितनी होगी, r माइनस एल कॉस थीटा, और ये वाली जो दूरी है वह r प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगी। बस अब हो गया काम, अब कुछ करना ही नहीं है खास। देखो भाई अब वो जो जर्नल पॉइंट P है उस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो एक तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से और दूसरा नेगेटिव चार्ज के कारण से, इन दो पॉइंट्स के कारण, इन दो पॉइंट चार्जेस के कारण से पोटेंशियल आएगा। तो भाई जो P पॉइंट पर पॉजिटिव के कारण से आया वह पॉजिटिव के कारण से कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन, बेटा इसके कारण से यहाँ तक की दूरी आप निकाल चुके हो, वो है r माइनस एल कॉस थीटा माइनस ऑफ के क्यू अपॉन, बेटा वो जो दूरी है वह है r प्लस एल कॉस थीटा। देखो बेटा कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से इतना नोट करो, जल्दी से। देखो भाई आगे करें, आगे करते हैं। देखो ये मैं इधर से रब कर रहा हूं बेटा, इतना इतना पार्ट। देखो तो भाई P पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू कॉमन, इस तरह की कैलकुलेशन जस्ट अभी की थी बेटा, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, और देखो के क्यू कॉमन लिया हुआ है तो आर प्लस एल कॉस थीटा, माने बेटा ये कितना हो गया 2l कॉस थीटा, है ना। आप करके देख सकते हो भी आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस ऑफ आर प्लस ऑफ एल कॉस थीटा, तो ये आर और आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच जाएगा 2l कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी हम एक और, है ना, एक और तिकड़म लगा सकते हैं, एक और ट्रिक यूज कर सकते हैं क्या, कि भाई ये पॉइंट बहुत दूर था, सो r इज मच मच ग्रेटर देन l। तो अगर ऐसा होगा if r इज मच मच ग्रेटर देन l, तो बेटा उस केस में जो ये वाला जो फैक्टर है इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फैक्टर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। और मैं इधर नोट कर रहा हूं बेटा आगे, और देखो जरा, तो भाई P पॉइंट पर अब जो पोटेंशियल आप लिखोगे कैसे लिखोगे, के क्यू, देखो बेटा इसको ऐसे लिख लूं, के इंटू क्यू इंटू 2l इंटू कॉस थीटा, और भाई अपॉन में ये कुल मिला के क्या बच गया आपका, आर स्क्वायर ही बच गया। ये Q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट है, P है, तो भाई P पॉइंट पर, जर्नल पॉइंट पर आपका रिजल्ट आ गया है kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये किसी भी जनरल पॉइंट पर आपका जो पोटेंशियल है डाइपोल के कारण से वह आ गया। आप जरा एक बात सोचो, यहां से एक छोटी छोटी जो हमने जो दो डेरिवेशन किए हैं वो पॉइंट्स देख लो जरा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा बेटा अगर ये थीटा 90 डिग्री हो गया तो जरा सोचो कि इसका मतलब तो वह कौन सा पॉइंट हो गया, वह पॉइंट क्या हो गया, इक्वेटोरियल लाइन बन गया, इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन में देखो जरा बेटा, यहाँ थीटा की जगह 90 पुट करोगे तो पॉइंट क्या आ गया, 0। यही डेरिवेशन हमने की थी, इसका मतलब जो ये रिजल्ट आ रहा है वह सही है। इसी तरह से अगर आप क्या करोगे, थीटा को 0 डिग्री पुट कर दोगे, अगर आप थीटा को क्या पुट कर दोगे बेटा, 0 डिग्री अगर आप पुट कर दोगे तो उस केस में देखो क्या होगा, ये तो एक्सियल पॉइंट बन जाएगा, इट विल बिकम ए एक्सियल लाइन, तो यानी कि cos 0 विल बी 1। तो देखो बेटा यही रिजल्ट आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिराइव किया था एक शॉर्ट डाइपोल के कारण से। तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया है ना, डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया है, तीनों पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर लिया ना, एक एक्सियल पॉइंट पे, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक किसी जनरल पॉइंट के ऊपर। ये नोट करो, तीनों ही रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट की मदद से पुराने 2 रिजल्ट्स भी डिराइव कर दिए गए हैं। करो बेटा जल्दी से नोट। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब अगली बात करते हैं किसकी, कि अगर इस डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो क्या होगा। अगर हम क्या कर दें, देखो इस डाइपोल को अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए
तो क्या होगा उसका एनालिसिस करते हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। देखो क्या होगा बच्चों, ऐसे समझो, ये यूनिफॉर्म, बेटा मैं अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं। एक बात तो ये ध्यान रखना, वी आर टेकिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप बहुत अच्छे से अब तक जान चुके हो कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन वह सेम रहेगी। तो भाई यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लो ई से डिनोट कर दिया इसको। जब आप यहां पर डाइपोल रखेंगे तो देखो क्या होगा बेटा, डाइपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। यह माइनस क्यू और ये बेटा आपका प्लस क्यू, और ये मान लो कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर रखा गया है। तो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि ये जो डायरेक्शन है बेटा, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। क्लियर है? तो भाई अब एक बात देखो, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच का यह एंगल है। तो जरा आप विजुअलाइज करो बेटा कि अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को कहां पर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो दैट चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक फोर्स। उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो आप, Q इंटू ई, और उसकी डायरेक्शन कैसे लिखते हो, अगर वह चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर वह चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, Q इंटू ई। तो भाई यहां पर जो ये चार्ज आपने रखा हुआ था, ये प्लस Q, इसको यहां ऐसे लिखता हूं, तो भाई अब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग गया, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। और बेटा ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वह फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नीट्यूड इसका भी सेम रहेगा। तो भैया यहां से समझ में आ रहा है मुझे कि सर जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रही है दोनों चार्जेस पर, या मैं कहूं कि इस पूरे डाइपोल पर, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, वह डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स एक्टिंग डाइपोल इज जीरो। वह बेटा कितनी लग रही है, वह नेट फोर्स जीरो लग रही है, समेशन ऑफ फोर्स ऑन डाइपोल विल बी जीरो। यानी कि जब ऐसी कोई बात होगी, जब नेट फोर्स जीरो अगर है बेटा, एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा अगर नेट फोर्स जीरो तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा क्या हो गया कि यह जो चार्जेस हैं दोनों बेटा, या ये पूरा जो डाइपोल है, ये डाइपोल एज इट इज यहीं की ही रहेगा, ये कहीं मूव करके नहीं जा सकता है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या बात समझ में आई बेटा कि जो नेट फोर्स है इस डाइपोल पे, वह नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर है कि भाई यहाँ पर जो नेट फोर्स इस पे लगेगा वह नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, एक नया काम और जनरेट हो गया। देखो भाई ये डाइपोल था आपका, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा था, यहाँ नेगेटिव, ये सेंटर ऑफ डाइपोल, ऐसे समझो बेटा, यह दूरी L और यह दूरी भी L। सोचो इस चार्ज पार्टिकल पर इधर फोर्स लगा बेटा कितना, F बराबर QE, और एक फोर्स इधर लग गया F बराबर QE, इस तरह से। ठीक है, ये भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल बना रहा था। तो भाई यह जो फोर्स है यह एक टॉर्क जनरेट करेगा। यह क्या जनरेट करेगा बेटा, टॉर्क जनरेट करेगा।
और ये वाला जो फोर्स है यह भी टॉर्क जनरेट करेगा। अब देखो जरा दोनों की डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है। आप टॉर्क कैसे लिखते हो बेटा, आर क्रॉस एफ, यानी कि राइट हैंड से अगर मैं डायरेक्शन देखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, आर से एफ की तरफ फिंगर्स घुमाऊंगा। तो भाई आर तो ऐसे है, आर और एफ इधर है, आर क्रॉस एफ, तो आप देखोगे कि जो टॉर्क की जो डायरेक्शन आ रही है दैट इज गोइंग इनटू द प्लेन, वह किधर जा रही है, दैट इज गोइंग इनटू द प्लेन। अब इसके कारण से बात करूं तो आर इधर और एफ इधर, तो बेटा इस केस में भी जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आ रहा है दैट इज गोइंग इनटू द प्लेन। यानी कि सर एक बात समझ में आ गया, इन दिस केस टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। टॉर्क का मतलब समझते हो कि भाई कोई भी बॉडी के घूमने की क्षमता क्या है। जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में ना वो काम कौन करेगा, वे टॉर्क करेगा कि भाई कोई भी चीज कितना घूम सकती है उसके बारे में हमें टॉर्क बताएगा। आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो यानी कि यहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं है, फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो, ये बात अभी हमने लिख दी थी कि नेट फोर्स इज जीरो। दो बातें, तो भाई अगर टॉर्क जीरो नहीं है तो मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, देखो जरा ध्यान से। इतना क्लियर है सभी को कि सर अगर किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों होगा वो बता दिया गया है। लेकिन अब ऐसा होने के कारण से क्या हो गया कि ये जो दोनों फोर्सेज हैं वह क्या जनरेट कर रही हैं, दे आर जनरेटिंग ए टॉर्क, और उन दोनों की टॉर्क की डायरेक्शन सेम आ रही है। इसलिए जो टॉर्क की वैल्यू है दैट विल बी नॉन जीरो, वह जीरो नहीं हो सकती ऑल द फोर्स जीरो है। तो यहां से ये बात भी समझ में आ गई है कि फोर्स जीरो हो तो उसका मतलब यह नहीं है कि वहां पे टॉर्क भी जीरो हो। इट इज नॉट नेसेसरी। नोट कर लो जल्दी से, नोट करो बेटा। तो अब काम कर लेते हैं बेटा टॉर्क को कैलकुलेट करने का। देखो टॉर्क कितना लग रहा है, वही जो डायग्राम अभी हम लाया था, टॉर्क ऑन ए डाइपोल। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है तो कोई इस तरह की ना कोई फोर्स लगेगी, फोर्स नहीं लगेगा तो कोई टॉर्क भी जनरेट नहीं होगा। देखो अभी एक डायग्राम बनाया था बेटा आपने ऐसे, है ना, ऐसे मैं उसका, ये थीटा था, इधर फोर्स F बराबर QE लग रहा था। ये जो दूरी थी भाई ये L थी, इस पर एक फोर्स इधर लगेगा F इज इक्वल टू QE, और यह दूरी भी L थी। देखो टॉर्क का अगर मैं बात करूं बेटा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, डायरेक्शन तो देख लिए, तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या है कि भी R परपेंडिकुलर को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो। R परपेंडिकुलर देखो यानी कि फोर्स के परपेंडिकुलर दूरी देखनी है। तो देखो भाई यह फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट, टॉर्क की बात हो रही है, तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, यही आपके लिए R परपेंडिकुलर होगा। यह अगर L है बेटा, ये अगर क्या है आपका L है, तो ये जो दूरी है वह L साइन थीटा हो जाएगी। और इसी तरीके से यह फोर्स है, यहां से आप इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो यह दूरी भी, ये क्योंकि थीटा है तो यह दूरी भी बेटा L साइन थीटा हो जाएगी। तो भाई अब अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो इसके कारण से टॉर्क कितना आएगा भाई, L साइन थीटा इंटू QE। दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए मैं इसका एडिशन कर देता हूं, दूसरे के कारण से भी L साइन थीटा इंटू QE बन गया। देखो जरा आगे इसको, टॉर्क इज इक्वल टू बेटा L साइन थीटा, तो इसको ऐसे लिख दो 2L साइन थीटा QE। अब बेटा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2QL E साइन थीटा। ये जो 2QL जो है बेटा ये क्या चीज है, यह आपका डाइपोल मोमेंट है। PE साइन थीटा यह आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं बेटा, तो साइन थीटा अगर है तो इसको मैं P क्रॉस E लिख सकता हूं। So this is the torque experienced by a dipole when placed in an uniform electric field. Uniform electric field में रखा तो ऐसा हुआ। तो यहाँ से आप ऐसा भी देख सकते हैं बेटा, if थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री,
थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाएगी तो टॉर्क भी क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में पता है क्या चक्कर है बेटा, कि टॉर्क हैज टेंडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, टेंडेंसी टू अलाइन द डाइपोल in the direction of field, in the direction of electric field। ये हमेशा देखो ना, आप यहां पे भी देखो कि इसको ये कैसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। कि ये देखो, ये मानो कि ये डाइपोल है, तो ये जो है वो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर, आप देखो जरा ना, यही तो टॉर्क आया था, ये इसको इस तरफ और इस तरफ, ये किसकी डायरेक्शन है, इस तरफ बेटा, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो यानी कि जो टॉर्क है उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, टॉर्क की टेंडेंसी रहेगी कि भाई वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करे, वह घुमा दे। बोलो क्लियर है क्या, ये बात है, ये नोट करो जरा, और इस पे और छोटी छोटी बातें करते हैं। देखो ठीक है, तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होगा P क्रॉस E, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल है वह, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। देखो अब इसमें ना एक, अभी जो हमने केस किया बेटा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस था। कैसा केस था वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस था। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो क्या हो, जरा अब समझने की कोशिश करो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा। अगर उस केस में डाइपोल को रख दिया जाए तो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा पहले ऐसे लिख लो, इज यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था भाई, तो उस केस में हमने देखा था कि जो एफ नेट था, एफ नेट वह 0 था, बट जो नेट टॉर्क था वह नॉन जीरो था। ये दो इंपॉर्टेंट बातें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था तो, और वह टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी, वह P क्रॉस E आ गई थी। लेकिन अगर क्या हो, अगर बेटा क्या हो जाए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म अगर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स, एट डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, देखो जरा, मान लो यह डाइपोल था आपका बेटा, तो एक फोर्स इधर लगेगी, ये मैं पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं और ये नेगेटिव चार्ज मानता हूं। तो भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लो E1 है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E2 है, क्योंकि अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा ना बच्चे। तो भाई यहां पे जो फोर्स आया F1 दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू E1, और यहां पे जो फोर्स लगेगा F2 दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू E2। तो दिस टाइम F1 इज नॉट इक्वल टू F2, बराबर नहीं है ना। तो यानी कि इस केस में क्या होगा, F नेट विल नॉट बी इक्वल टू 0। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, तो उस केस में जो नेट फोर्स है वह 0 नहीं हो सकता। हाँ, टॉर्क तो नॉन जीरो रहेगा, टॉर्क नेट विल बी ऑल्सो नॉन जीरो। ये दो बातें हैं, बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि नेट फोर्स तभी 0 होगा जब क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस केस में नेट फोर्स विल बी नॉट इक्वल टू 0, टॉर्क स्टिल नॉट इक्वल टू 0। नोट करो बेटा, ये जल्दी से नोट करो। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही इसका रखते हैं। हमने टॉर्क निकालना सीख लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीख लिया।
नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि भाई वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो तब तक के लिए आप इस जो इतना पार्ट हमने किया इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू बेटा।